तो हेलो विनीशन वीनस चेम्बर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं वन चैप्टर सीरीज। इससे पहले वाले जो हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 के रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। इस बार हम 1 आवर में रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पिछली वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था दैट इज रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के क्या क्या टाइप, मतलब रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, एंड रिफ्लेक्शन का लॉ और मिरर्स में रिफ्लेक्शन, एंड इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स थे और भी डीप में साइन कन्वेंशन वगैरह न्यूमेरिकल्स हमने कुछ किए थे, सारे टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। इस वाली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को डीप में समझेंगे फटाफट एक आवर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? तो क्या डेफिनेशन होती है? दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, स्ट्राइक ऑन अनपॉलिश्ड सरफेस एंड एंटर टू अनदर मीडियम। मतलब देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लाइट रे है, कोई भी लाइट रे है एंड उसके सामने कोई सरफेस है। तो लाइट रे आ रही है, आ रही है, ठीक है, एक मीडियम से आ रही है, कोई भी मीडियम, जैसे मान लीजिए एयर से आ रही है, ठीक है। तो जो लाइट रे है वो एयर से ट्रेवल कर रही है, एंड एयर से ट्रेवल करने के बाद मान लीजिए वो जो लाइट रे है एक बड़ा सा कोई ग्लास रखा हुआ है, या फिर मान लीजिए एक बड़े से ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है। तो जैसे ही वो लाइट रे आई है एयर से, ठीक है, उसके बाद एक सरफेस में, किसी भी सरफेस से स्ट्राइक किया, जैसे इस पानी के ग्लास पे उसने स्ट्राइक किया, एंड स्ट्राइक करने के बाद फिर वो दूसरे, यानी इस पानी के जो ये जो पानी है, पानी के अंदर वो लाइट रे ट्रैवल कर गई। अब जब ये लाइट रे जो है जैसे वो पानी के अंदर ट्रैवल करेगी, तो मान लीजिए ये पानी के अंदर ट्रैवल कर गई, तो ये जो फेनोमेना है दैट इज लाइट रे एक मीडियम से आई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से टकराई जो कि अनपॉलिश्ड है। पॉलिश सरफेस हमने लास्ट जो वीडियो थी इसमें हम डिस्कस किया था। पॉलिश सरफेस क्या होता है? जिसके पीछे पॉलिश होती है, ठीक है, मिरर्स वगैरह नॉर्मली। बट इसके पीछे को पॉलिश नहीं है। तो लाइट रे एक मीडियम से आई, किसी अनपॉलिश सरफेस से टकराई, एंड देन दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, सिंपल भाषा में, ठीक है। एयर से आई और वाटर में एंटर कर गई। नॉर्मली जरूरी नहीं है एयर और वाटर हो, कोई भी दो मीडियम्स हो सकते हैं, बस दो अलग अलग मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। अब हम थोड़ा और डीप में समझते हैं रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। तो आपने ना अगर एक चीज थोड़ी सी ध्यान दी हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, जैसे एयर में, एयर का वैसे तो लाइन पूरी एकदम क्लियर स्ट्रेट नहीं बनी, बट ये जो पूरी लाइन आई थी आने के बाद ये ऐसे 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 जानी चाहिए थी, है ना, ऐसी जानी चाहिए थी, बट मैं हल्का सा मैंने इसे टिल्ट कर दिया इस तरफ। अब मैंने इसे टिल्ट क्यों किया है, तो एक बार ये चीज देखते हैं। तो देखो होता क्या है कि ना एक्चुअल में ना जब मीडियम चेंज होते हैं तो एंगल में चेंज आता है। अब कौन से एंगल में? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एयर था, हम इसी वाली जो हमने अभी पढ़ा इसे हम हल्का सा 90 डिग्री में रोटेट करके समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल एयर था। अब एयर से जैसे ही यहाँ से लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, ये जो लाइट रे होती है जैसे ही ये टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, ये हल्की सी बेंड करती है। कैसे बेंड करती है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, एयर से किस में एंटर कर रहा है? वाटर में। तो जैसे ही एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, वाटर में एंटर में करने के बाद क्या होता है, दैट इज ये हल्की सी बेंड कर जाती है। अब किसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बेंड करती है या फिर क्यों बेंड करती है, ये हम देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, वो है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? जो सरफेस, जिस सरफेस को आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्लास था, जैसे यहाँ पर ये ग्लास है, तो ग्लास का ये जो सरफेस है, इससे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल आपका नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं है, डेली लाइफ वाला। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में होता है 90 डिग्री। तो एक 90 डिग्री पे हमेशा एक सरफेस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हमने मान लीजिए हमने नॉर्मल बना लिया। तो होता क्या है, ये जो नॉर्मल है 90 डिग्री, ये जो है, इससे जो एंगल यहाँ बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, हमेशा जो एंगल नापे जाएंगे अब नॉर्मल से नापे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल नप रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, उस एंगल से जब आप एयर से वाटर पे ट्रेवल करेंगे, तो ये जो एंगल है ये छोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली जो पहले एंगल था उससे हल्का सा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइन जो है हल्की सी टिल्ट हो जाएगी। चलिए, अब ये क्यों होता है, एंगल छोटा क्यों होता है? तो एक चीज समझिए, नॉर्मल सी चीज है। मान लीजिए आप
नॉर्मली भाग रहे हैं। तो अगर आप एकदम स्मूथ रोड पे मान लीजिए आप गाड़ी चलाएंगे, अगर आप एकदम स्मूथ रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी एकदम फास्ट चलेगी। लेकिन मान लीजिए आप एकदम स्मूथ रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी फास्ट चलेगी, बट वही अगर एकदम उबड़ खाबड़ रोड पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड जो है गाड़ी की वो क्या हो जाएगी, स्लो स्लो हो जाएगी। सही बात है, ठीक है। सेम चीज क्या होता है लाइट के केस में, ये जो स्पीड होती है, लाइट के केस में ये जो स्पीड होती है या फिर जिसे आप वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे दोनों में फर्क होता है मैं बता दूं, बट तब भी इस केस में वेलोसिटी मान सकते हैं। तो जो स्पीड या फिर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी और जो स्पीड होता है दोनों, वेलोसिटी एंड जो एंगल होता है, यहाँ पर जो आपका एंगल नजर आ रहा है, ये जो एंगल होता है दोनों के बीच में रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है लाइट की, उतना ही बड़ा एंगल वो बनाती है नॉर्मल से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं नहीं दिया हुआ। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है लाइट की, उतना बड़ा वो एंगल बनाती है नॉर्मल से। जितनी कम स्पीड हो जाती है लाइट की, उतना कम एंगल बनाती है, छोटा एंगल बनाती है नॉर्मल से। कैसे, यहाँ देखिए, ये वाला जो एंगल है ये आपको बड़ा नजर आ रहा है। ऑब्वियसली लाइट जो है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, तो भाई एयर में ट्रेवल करना इजी है। एयर में अगर आपने पढ़ा हो तो एयर में पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ट्रैवल करना इजी है। मान लीजिए बाइक चला रहे हैं आप एयर में, तो मतलब एकदम हवा में नहीं, बट हाँ जमीन पर रहते हुए अगर आप एयर में बाइक चलाएंगे तो इजी रहेगा। मैं आपको बोलूँ कि पानी पे बाइक चला के दिखाओ, तो पानी पे पहली चीज तो बाइक चलेगी नहीं, बट अगर चलेगी, चलेगी इमेजिन कर लेते चलेगी, तो आप उतनी स्पीड ले पाएंगे जितने आप एयर में चला पा रहे थे? ऑब्वियसली नॉट, धीरे धीरे करके ट्रैवल करेंगे आप। सेम चीज लाइट के साथ भी होती है, लाइट जो होती है पानी में स्लो हो जाती है। तो जब लाइट पानी में स्लो हो जाती है, दैट्स वाई उसका जो एंगल होता है नॉर्मल से वो घट जाता है। एंड दैट इज वाई जहां लाइट को जाना चाहिए था ऐसे करते 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 ऐसे, इस तरीके पे यहाँ पर, वैसे लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है और उसका एंगल छोटा हो जाता है नॉर्मल से, और वो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। सिंपल ये फेनोमेना याद रखिए, और कुछ याद मत रखिए। स्पीड जितनी ज्यादा उतना बड़ा एंगल। क्लियर है? डन। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो हल्की सी बेंड करती है। कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब मान लीजिए एक मैं कुछ और एग्जांपल, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो लाइट होती है जो आ रही होती है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ, सॉरी इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ लिया था। इस वाले एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा कम मतलब ध्यान दीजिए। आई नो दैट मेरी राइटिंग काफी अच्छी है। ये वाला जो एंगल होता है ये होता है रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल, और यू कैन से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे भी हम आर से डिनोट करते हैं, एंड दैट्स इट। और इस वाली रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। सिंपल है, कुछ अलग और मतलब एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं, ठीक है। बाकी हमने ये देख ही लिया जाता है जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना बड़ा एंगल बनेगा। चलिए, तो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा और क्लियर हो। अब जैसे मान लीजिए यही जो लाइट है, इमेजिन कीजिए, मान लीजिए जो लाइट है, ये लाइट आ रही है अगेन एयर से लाइट आ रही है, ठीक है। और एयर से अगर ये लाइट आ रही है, और मान लीजिए अब यहाँ पर ग्लास है, वाटर नहीं है, ग्लास है। ऑब्वियसली एक चीज बताइए, अगर ग्लास भी होगा तो जो ग्लास है वो भी गाढ़ा ही है, मतलब वो भी डेंस है, वो भी मतलब यहाँ पर गाढ़ेपन की बात हो रही है, तो ग्लास का मीडियम अंदर का जो है वो काफी गाढ़ा मीडियम है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। नॉर्मली गाढ़ा तो आप जानती हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्मल। अब आप खुद बताइए, यहाँ पर एंगल जो था वो तो बड़ा था, एंगल जो है मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एंगल है। अब एयर में स्पीड ज्यादा है क्योंकि एंगल बड़ा है, स्पीड ज्यादा होगी एयर में तो एंगल भी बड़ा होगा। अब ग्लास में जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? एयर की कम हो, सॉरी लाइट की कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? एयर से कंपैरिजन में जब ग्लास में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर स्पीड कम हो जाएगी तो एंगल भी कम हो जाएगा, दैट्स वाई ये मुड़ जाएगा नॉर्मल की तरफ। सिंपल, इतना सा लॉजिक है बस, ठीक है। सिंपल याद रखिए, दैट इज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एंगल। सिंपल। प्रोपोर्शनल तो आप जानते हैं, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा स्पीड होगी लाइट की उतनी ज्यादा एंगल भी होगा। दैट्स इट, इतना सा लॉजिक है बस। बाकी एंगल आप जानते हैं, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं आई, इस वाले को बोलते हैं आर। ये हमारा नॉर्मल। चलिए,
तो इतना आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन कैसे काम करती है, एंड रिफ्रैक्शन एक्चुअल में लाइट जो होती है वो बेंड क्यों कर जाती है। ठीक है, चलिए डन। अब कुछ चीजें और भी देख लीजिए दैट इज एक्चुअल में होता क्या है, कि ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट इज एक्चुअल में जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी और स्पीड अभी के लिए थोड़ा सेम ही मानिए। तो एक्चुअल में जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो दो चीजों के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। किन कौन चीजों से, एक तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसे हमने नाइन्थ में पढ़ा था v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला था नाइन्थ में, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअल में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, बस मैं बता रहा हूँ, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी अगर v1 है तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो जाएगी। मान लीजिए कुछ भी स्पीड है, यहाँ पर 10 थी तो यहाँ 5 हो जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कम हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब जो वेवलेंथ है, मान लीजिए यहाँ पर वेवलेंथ है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 20 थी, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, मतलब वेवलेंथ जो है यहाँ पर भी कम हो जाएगी। लेट्स से मान लीजिए वेवलेंथ यहाँ पर 5 हो गई। ठीक है, बट एक और चीज समझिए, जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ये हल्का सा वी मुड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला पुट करके ये मत देखने लग जाना कि सर देखो आंसर तो गलत आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करके ये सब मत करना अभी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जितनी यहाँ है उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेगी। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, जितनी फ्रीक्वेंसी पहले होती है उतनी फ्रीक्वेंसी बाद में होती है, कोई चेंज नहीं होता। वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि वेवलेंथ में चेंज आएगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इतना सा लॉजिक याद रखिए, बाकी आगे कुछ खास इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपके रिफ्रैक्शन के बारे में, कुछ चीजें और देखते हैं दैट रिफ्रैक्शन कैसे काम करती है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है दैट इज ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट, ग्लास स्लैब। अब ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमें सिखाता भी काफी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं ग्लास स्लैब कैसे काम करता है। तो एक्चुअली देखो ग्लास स्लैब क्या होता है, कुछ खास नहीं होता, मैं बता दूं, लगभग इतना मोटा ग्लास का टुकड़ा होता है जो इतना लंबा होता है। तो ये होता है हमारा ग्लास स्लैब, सिंपल। तो ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब। ठीक है, अब ग्लास स्लैब के साथ क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं ग्लास स्लैब में एक ना लाइट रे पास करते हैं। तो मान लीजिए लाइट आ रही है, ये लाइट आई, टकराई। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। अब आप मुझे खुद बताइए, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो हमारी जो लाइट थी वो एयर से आ रही थी। अब एयर से लाइट जो है वो ग्लास में पास ऑन कर रही है। खुद बताइए आप मुझे, जब एयर से ग्लास में पास ऑन कर रही है तो स्पीड बढ़ेगी लाइट की घट जाएगी। एयर से अगर कोई चीज ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो स्पीड उसकी बढ़ेगी घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड जो है वो घट जाएगी। अगर स्पीड घट जाएगी तो फिर क्या घट जाएगा, हमारा जो एंगल है वो भी घट जाएगा। तो दैट्स वाई एंगल घट जाएगा, तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, एंड अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करके ही आगे जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अगेन एक और सरफेस से टकराया है, ये एक और सरफेस है, अगर आप ध्यान से देखें ये एक और सरफेस है। अब क्या हो रहा है, अब लाइट ग्लास से वापस एयर में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज सोचने वाली है, ग्लास से जो लाइट है वो एयर में आ रही है। तो ये रहा मेरा अगेन एक और नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल तो आप जानते ही हैं, ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर है नॉर्मल। ठीक है, तो जो लाइट है वो ग्लास से एयर में आ रही है। अब बताइए एयर की ज्यादा स्पीड लाइट की किसमें होगी, ग्लास में या एयर में, ऑब्वियसली एयर में। तो इन दैट केस अगर स्पीड ज्यादा है तो 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 एंगल भी ज्यादा होगा। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा होगा, तो दैट्स वाई जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, दैट्स इट, एंगल बढ़ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी याद रखने वाली है, दैट इज ये डन, ये पूरा हो गया। अब आगे देखिए, तो मान लीजिए इस वाले एंगल को हम क्या बोलते थे, इस वाले को हम आई बोलते थे। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम आर बोलेंगे। ठीक है, अब इस वाले को क्या बोलेंगे, तो देखिए ध्यान से, इस वाले को ये जो है इन दैट केस क्या हुआ है, ये पहली बार में रिफ्रैक्शन हुआ है, ये हमारा पहला रिफ्रैक्शन हुआ है। तो ये जब हमारा पहला रिफ्रैक्शन हुआ है तो इसे आई और आर, डन। इसे कई बार R1 बोलते हैं। फिर इस वाले एंगल को R2 बोलते हैं,
और इस वाले एंगल को ई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान रखो, समझाता हूँ। क्या होता है, ये वाली एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये पहली बार रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन, और ये जो बाहर आ रहा है ये इमर्ज हुआ है, यानी ये बाहर की ओर निकला है। तो ये जो लास्ट वाला जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। चलिए, तो एंगल ऑफ इमरजेंस ये ऑफ है मेरा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस डन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये वाली जो रे होती है इसे इमरजेंट रे बोलते हैं, इमरजेंट रे। देखो कुछ अलग नहीं है, जैसे इंसिडेंट एंगल तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंगल तो रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट एंगल तो मतलब इमरजेंट रे। सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। डन। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। डन। अच्छा, कई बार क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज और, चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और चीज देखिए, ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, इसी लाइट को अगर मैं आगे खींचता, अगर मैं इसी लाइट को आगे की ओर खींचता, तो चलिए इसे आगे की ओर खींचते हैं। तो ये ऐसे 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 आते 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 ऐसे आती, सही बात है, ये लाइट ऐसे आते 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 ऐसे की ओर आती। तो अगर आप देखें तो इसे आना ऐसे चाहिए था, बट ये इस रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे ऐसे करके शिफ्ट कर गई, ऐसे ऐसे करके शिफ्ट कर गई। तो एक्चुअल में ये इतना शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, कितना शिफ्ट हो चुके हैं, ये ऐसे करके इतना शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो इतना शिफ्ट हुआ है, इतना जो हल्का सा डिस्प्लेस हो चुकी है, आना यहाँ से था, आ यहाँ से रही है, तो इतना, तो ये दोनों जो लाइनें होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये आपस में पैरेलल है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, ये बोथ लाइनें आर पैरेलल। आपको पता होगा पैरेलल का निशान कुछ ऐसे ही होता है, दैट इज दो लाइनों के बीच में अगर हम ऐसे ऐसे कर दें तो ये डिनोट करता है, दैट इज दी लाइन है पैरेलल। तो ये दोनों जो लाइनें हैं ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। एंड ये जो है, इन दोनों के लाइनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट? कि भाई आना वहां से चाहिए था, बट यहाँ पर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आना चाहिए था बट यहाँ से आ रहा है, तो इतना डिस्प्लेस हो चुका है, इतना अंतर आ चुका है, इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कुछ अलग चीज नहीं है, डिनोटेड बाय एल। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतना अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें भी बात करते हैं। एक और चीज, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि ये जो एंगल्स होते हैं, ये जितने भी ये जो एंगल है, ये कई बार इस R2 की बजाय आपको आई ही नजर आएगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कई बार यहाँ पर इसे I1 बोल देते हैं, इसे R1 बोल देते हैं, इसे I2 बोल देते हैं, और इस वाले एंगल को, ये जो इस वाले एंगल की जगह आई की जगह ई की जगह आपको R2 नजर आता है। वो इसलिए किस लिए दिखाया जाता है, क्योंकि देखो भाई ये पहली बार रिफ्रैक्शन हुई तो I1 R1, ये दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुई तो I2 R2। तो उसे देख के कोई भी मतलब वो दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने रेफरेंस से अपना अपना नाम दिया हुआ है, नाम में क्या रखा है, काम पे ध्यान दो। तो ये था हमारा पूरा ग्लास स्लैब, समझ में आ गया होगा। दो बार रिफ्रैक्शन होती है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन, एक यहाँ रिफ्रैक्शन। ग्लास स्लैब पे समझने के लिए क्या मिलता है, ग्लास स्लैब पे समझने के लिए ये मिलता है, बहुत सिंपल सी चीज इतनी समझने के लिए मिलती है आपको, कि भाई अगर कोई भी लाइट रे, ठीक है, कोई भी लाइट रे, मान लीजिए अगर एयर से, इमेजिन करते हैं एयर से वाटर में जा रही है या फिर एयर से ग्लास में जा रही है। चलिए मैं एक बार बता ही देता हूँ पूरा फिर से। तो मान लीजिए इस केस में अगर कोई लाइट रे है, वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो इन दैट केस क्या होता है कि क्योंकि स्पीड घट जाएगी तो एंगल भी घट जाता है, तो टिल्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो हो जाती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये हमारा आई होता है, ये हमारा आर होता है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है, दैट इज आई जो होता है वो बड़ा होता है आर के, यानी इन शॉर्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। चलिए, अब दूसरे वाले केस में अगर हम नीचे वाले केस में देखें, नीचे वाले केस में, इस वाले केस में नीचे ये जो हुआ था, तो इसमें क्या था, इसमें जो लाइट थी वो ग्लास में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, जो लाइट थी वो ग्लास से आ रही थी, एंड ग्लास से ये हमारा अगेन एक नॉर्मल, एंड ग्लास से आने के बाद ये वापस एयर में ट्रेवल करने लगी। तो इन दैट केस क्या हुआ, क्योंकि ग्लास में स्पीड जो थी वो कम थी और एयर में स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की, तो स्पीड बढ़ने की वजह से एंगल भी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए एंगल जो है वो हमारा ऐसा चला गया,
ठीक है, इन दैट केस एंगल जो हमारा बढ़ गया। तो अगेन यहाँ पर देखिए ये हमारा आई था, अभी के लिए आई मान लेते हैं, ये हमारा आर था। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा जो आई है वो छोटा रह गया एंड आर बढ़ गया। तो इस केस में जो एंगल था, वो जो लाइन थी, लाइट तो थी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। कहाँ हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में क्या लिखेंगे? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल। राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, राइटिंग तो ऐसी ही है, राइटिंग होती रहती है, चलिए, है ना, डन। तो ये था हमारा पूरा ग्लास अप का एक्सपेरिमेंट, और ये सीखने के लिए हमें मिलता है ग्लास लैब में, दैट इज एयर। अगर इस वाली, अच्छा एक और चीज, ये वाले जो मीडियम्स होते हैं, जो हल्के मीडियम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेरर, रेरर मीडियम। रेरर मीडियम यानी हल्के मीडियम। और ये जो गाढ़े वाले मीडियम होते हैं जैसे ग्लास है, इन्हें हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर, डेंसर मीडियम। डन, ठीक है। ए रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, गाढ़े मीडियम, डेंसर मीडियम, हल्के मीडियम, रेरर मीडियम, दैट्स इट। तो अगर रेरर डेंसर में जाएगा तो फिर बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेरर में जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना आपके दिमाग में जाएगा नहीं, तो इतना याद रखिए, अगर वेलोसिटी घटती है तो छोटा एंगल हो जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो बड़ा एंगल हो जाएगा, बात खत्म। इतना याद रखिए और कुछ भी याद नहीं रखना, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। तो अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज थी जो मैं हल्का सा भूल गया, तो एक बार उसे वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज, अच्छा ये जो एंगल आई है, ये दिस दैट एंगल आई, एंड ये जो एंगल हमारा लास्ट में ई है, ये एंगल आई और ये हमारा ई है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। अगर आप ध्यान ध्यान से देखें, एक्चुअल में हो क्या रहा है, दैट इज ये जो एंगल आई है, ये हमेशा बराबर होगा एंगल ई के। अब ऐसा क्यों है, ये हल्का सा सोचने वाली बात है। दैट इज एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए दो लाइन है, ठीक है, दो सरफेस है, एक ऐसे आई, ठीक है, लाइट रे आई, एंड उसके बाद फिर ये हल्का सा बेंड करी एंड देन वापस ऐसे चली गई। तो अगर आप देखें, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल आई है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ई है। तो ये हल्का सा अगर आप देखें तो ये कुछ अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। दैट्स वाई मतलब आप कह सकते हैं कि आई और ई हमेशा बराबर होगा। चलो वापस आते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें दो लॉज आते हैं। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड क्या बोलता है ये? दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of two medium at a point of incident all lie at same plane। अर्थात थोड़ा अलग है, समझिए। इसका क्या कहना है कि जैसे अगर ये सरफेस है, ठीक है, ऊपर हमारी एयर है और नीचे आप ग्लास या वाटर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। वैसे कुछ और भी ले सकते हैं ग्लास या वाटर के अलावा और ऊपर एयर के अलावा, बट मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है और आपने मतलब आपको समझने में इजी रहता है, तो चलिए ठीक है, मैं ग्लास ही ले लेता हूँ वापस, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये जो है, ये जो नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे, कोई भी प्लेन दूसरे प्लेन पे नहीं आएगा। अब ये प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब थोड़ा हमेशा आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप इसे किसी, इन तीनों को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप इन तीनों को ही एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पेपर के बाहर नहीं आएगा। यानी इन शॉर्ट तीसरी डायमेंशन में आपको, तीसरी का मतलब कोई भी हाइट, मतलब इस पेपर के बाहर नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने इस पेपर को रखा, मान लीजिए इस पेपर को मैं हल्का सा ऐसे ऐसे करके रख रहा हूँ, ऐसे से, ठीक है। तो तीनों के तीनों चीजें, दैट ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, ये तीनों इसी पेपर में आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेपर के बाहर आपको ड्रॉ करनी पड़े, या फिर पेपर के बाहर आ रही हो, समझ में आ रहा है? बाहर की ओर आ रही हो या फिर अंदर की ओर जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी तीनों चीजें, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों पेपर के अंदर ही ड्रॉ हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ ये होता है पहला। तो इतना डिटेल में नहीं है, इतना डीप में मत समझिए, बस आप समझिए कि ये है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आ सकते हैं, एक ही प्लेन पे आ सकते हैं। दूसरे वाले लॉ के समझते हैं, वो थोड़ा अच्छा है सुनने में। चलिए दूसरा वाला लॉ क्या बोलता है?
the ratio of sine to the angle of incidence to the sine angle of refraction is constant. This is also known as Snell's law. क्या बोलता है ये कि जैसे अगर मान लीजिए ये लाइट रे, मतलब ये लाइट रे आई एंड रिफ्रैक्ट करी, ये हमारा मीडियम एयर, ये हमारा मीडियम वाटर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारा मीडियम वाटर। तो बोल रहा है कि एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों का जब आप साइन का रेशियो निकालेंगे, दैट इज साइन, यानी साइन आई, ठीक है, एंड ये बोल रहा है साइन आर, तो ये रहा हमारा साइन आर। रेशियो का मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? ये तो कुछ नई चीज पहली बार सीख रहे हैं, ठीक है। आपने वैसे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो इसमें साइन आई साइन आर मतलब साइन आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो देखता हूँ, मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है। जैसे लेट से एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है हमारा लेट से 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये हमारा जो एंगल है लेट से इट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को एक बार निकालते हैं। तो साइन 30 अपॉन में साइन 45, साइन 30 अपॉन में साइन 45 कितना होता है? साइन 30 इज 1 अपॉन में 2 एंड साइन 45 इज 1 अपॉन में √2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में 2, डन। ये आ जाएगा आपका √2 अपॉन में 2, डन। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो अल्टीमेटली आपका मतलब ये जो वैल्यू है, ये बोल रहा है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसमें कभी भी कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किनके लिए? किनके लिए? ये दोनों मीडियम के लिए। दैट इज अगर ऊपर हमेशा एयर रहेगा और नीचे हमेशा वाटर रहेगा, तो ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच की जो आई है, दैट इज दिस वैल्यू, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए आपने एंगल चेंज कर लिया, लेट से मान लीजिए आपने 30 डिग्री को आपने 45 डिग्री कर लिया, एंड मान लीजिए ये अपने आप 60 हो जाएगा, बढ़ तो मतलब ठीक है, जो भी है, वैसे तो कम होना चाहिए था, सॉरी मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अगेन चाहे आप एंगल जितना बदल लीजिए, ये जो वैल्यू आ रही है ना √2/2, ये वही रहेगी। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसी वैल्यू आती नहीं है, सेम ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, बट हाँ ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो सेम रहेगी इन दो मीडियम के लिए, एयर अपॉन वाटर के लिए हमेशा। अगर आप वाटर अपॉन एयर कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हाँ एयर अपॉन वाटर के लिए हमेशा ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगी, डन। ये था स्नेल्स लॉ, डन। और ये जो वैल्यू आई है, लेट मी टेल यू, ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, एंड इसी वैल्यू को बाद में नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऐसे है, मान लीजिए वाटर से ग्लास में लाइट जा रही है, वाटर से ग्लास में लाइट जा रही है, लेट्स से इमेजिन करते हैं। तो मान लीजिए ये वाला जो एंगल था, लेट्स सी ये मान लीजिए 45 डिग्री था, और ये वाला जो एंगल है, ये वाली मान लीजिए वाटर से ग्लास में जाएगी तो कम हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो अगर आप इन दोनों का साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे, तो ये हमारा एंगल आई था, ये वाला एंगल आर था, तो दोनों को एक बार निकालिए, तो हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर, तो एक बार सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 45, साइन 45 कितना होता है? 1 अपॉन में √2 अपॉन में ये हो जाएगा साइन साइन 30 इज 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √2, और थोड़ा और इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में √2, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओके √2 दैट इज 2 √2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा फाइनल में, और ये आ जाएगा आपका √2 इज द आंसर। अब क्या है, ए वाटर और ग्लास के लिए, वाटर जब भी आप वाटर अपॉन में ग्लास लेंगे, जब भी लाइट रे वाटर अपॉन में ग्लास लेंगे, तो हमेशा आप चाहे एंगल कितने बदल लीजिए, 45 की जगह 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, नीचे कोई और एंगल आएगा, लेकिन दिस वैल्यू विल बी रिमेन सेम, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ कि इन दोनों के लिए वैल्यू तो सेम ही रहने वाली भाई। जब भी आप ऊपर वाटर लेंगे, नीचे ग्लास लेंगे,
दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा √2 ही आने वाला है। जस्ट एन एग्जाम्पल दिस इज। सो डन। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एकदम डीप में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको बता दूं साफ साफ, इट इज नथिंग बट अ रेशियो, रेशियो ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू मी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अ रेशियो। अब रेशियो किन किन चीजों का हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे देखिए हमेशा की तरह वो एक डायग्राम तो हम बनाएंगे ही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई सरफेस है, लाइट रे आई, टकराई, एंड देन इस सरफेस से अंदर की ओर पास ऑन कर गई। अब सरफेस क्या है, मान लीजिए वाटर से आई एंड देन ग्लास में एंटर कर गई। लेट्स से इमेजिन करते हैं वाटर से आई ग्लास में एंटर कर गई। ठीक है, तो अब वाटर में कोई स्पीड होगी इसकी, तो वाटर में मैं लेट्स से मान लीजिए कोई स्पीड थी, लेट्स से इसकी जो भी स्पीड थी, मान लीजिए वाटर में 20 की स्पीड थी एंड ग्लास में आने के बाद 10 की स्पीड रह गई। ठीक है, तो ये जो पहली स्पीड थी या फिर पहली जो वेलोसिटी थी इसे हम v1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, v1। और ये जो बाद की वेलोसिटी थी इसे हम v2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, v2। इट इज v2, v2। वन सेकेंड, v2, v2। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो पहली चीज समझ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज पहली वाली वेलोसिटी अपॉन में दूसरी वाली वेलोसिटी, बस खत्म। दोनों का रेशियो, दोनों वेलोसिटीज का रेशियो, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोटेड बाय n12, n12। ठीक है, अब ये n12 क्या है भाई, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई ना। मान लीजिए वाटर जो है ये हमारा पहला मीडियम था, वाटर हमारा पहला मीडियम है और ग्लास हमारा दूसरा मीडियम था। तो लाइट जो है वो पहले से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो दैट इज बाय n12। अब इसी चीज को थोड़ा और ढंग से लिखते हुए, इसी चीज को थोड़ा और ढंग से लिखते हुए क्या किया गया, इस वन को यहां से उछाल कर और यहाँ 2 के पीछे लगा दिया गया। यस, एंड देन इसे बोला गया n21, n21। तो ये वन जो है, कभी इसको देख के ये मत समझिए कि दूसरे से पहले में जा रही है, नहीं, पहले से दूसरे में ही जा रही है, बस पढ़िए हमेशा उल्टा। ठीक है, तो ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। पहले से n1 n2 लिखा जाता था जिससे पहले से दूसरे में जा रही है, लेकिन अब इस वन को हटा के यहाँ लगा दिया गया, तो देखने वाले को लगता है कि दूसरे से पहले में जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसे उल्टा पढ़िए। या फिर मैं तो कहता हूँ हमेशा, मैं तो हमेशा इमेजिन करता हूँ इस वन को उठा के यहाँ लगा दो तो पता चल जाएगा किससे किस में जा रही है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो इससे पता चल गया दैट इज पहले से दूसरे में जा रही है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला। चलिए दूसरा, और भी कोई मतलब और भी कई केसेस होते हैं। अच्छा, आपने इसमें एक चीज देखा, जैसे मान लीजिए ये वाटर था और एक ग्लास था, डन। अब एक और केस होता है, एक और केस होता है जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इन दोनों मीडियम में से, इन दोनों ही मीडियम में से एक मीडियम मैं कर दूं वैक्यूम। वैक्यूम आप सबको ही पता होगा, वैक्यूम जहां पर कोई मैटर नहीं होता एकदम, जैसे स्पेस है, स्पेस वैक्यूम है। तो अगर वैसे किसी मीडियम से लाइट रे आती है, टकराती है एंड देन पास होकर ऐसे जाती है, इन दैट केस, ठीक है, ऐसे आती है, तो इन दैट केस मान लीजिए ये मेरा पास होके मान लीजिए कहाँ आएगी, मान लीजिए वैक्यूम से वाटर में आ रही है या फिर एयर में आ रही है, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी अगेन वही इसमें। अच्छा, स्पीड ऑफ वैक्यूम को हम v1 और स्पीड इन वाटर को हम v2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू n21। सही है, सही है ना। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम v1 ना देके, इसका ऑलरेडी साइन सेट है, दैट इज c। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का ऑलरेडी एक साइन सेट है c। तो जब ऑलरेडी एक हमारा v1, फिर तो दो v तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो कुल मिला के एक ही v बचा, क्योंकि वाटर की वेलोसिटी को अगर मैं v से डिनोट करूं तो v1 v2 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो v नहीं है, अब एक ही v है। तो c अपॉन v इज इक्वल टू हमारे जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, डन। एंड दिस थिंग, ये जो चीज होती है, ये टाइप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या फर्क है, क्या है, क्या इसमें स्पेशल क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें एक मीडियम वैक्यूम हो,
ठीक है, एक मीडियम वैक्यूम हो तो उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पर अगर लाइट रे वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रही है तो इन दैट केस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो उस अकेली चीज का निकलता है। कैसे? जैसे यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है वो सिर्फ पानी का निकला है, क्योंकि दूसरी जो ऑब्जेक्ट, दूसरा जो मीडियम था वो तो वैक्यूम था, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता। तो इन दैट केस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी अकेले यानी सिंगल मीडियम का निकलता है। किसका निकलता है? सिंगल मीडियम का निकलता है। ठीक है, जबकि और बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाटर का निकला है, जबकि ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता है क्या बोलते हैं? इन वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव की स्पेलिंग हल्की सी गलती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम का कंपैरिजन हुआ है। कौन कौन से दो मीडियम थे? वाटर और ग्लास का कंपैरिजन हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है। ठीक है, दो मीडियम का आपस में कंपैरिजन में निकला है, दैट्स व्हाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, दो मीडियम का, जबकि एब्सोल्यूट में एक अकेले मीडियम का निकलता है, क्योंकि दूसरा मीडियम जो है वो तो उसकी को तो वैल्यू नहीं है। वैक्यूम है भाई, वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं, तो मैटर ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू नहीं है। कुल मिला के एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। डन। तो ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें दो मीडियम्स का निकलता है, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें एक ही मीडियम का निकलता है। थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कुछ और थर्ड एक और चीज देखते हैं। ये हो गए, ये दोनों हो गए। ये हमारा पहला फॉर्मूला था और ये हमारा, ये जो है ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले के। ठीक है, टर्न बाय टर्न करेंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? तीसरा फॉर्मूला कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मान लीजिए दो मीडियम्स है, जैसे डन डन, मान लीजिए वाटर, और वाटर से जो जा रहा है वो ग्लास में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला तो आप जान ही गए हैं। एक फॉर्मूला है दैट इज पहले में वेलोसिटी अपॉन में दूसरे में वेलोसिटी इज इक्वल टू n टू वन, नॉट वन टू n टू वन। या फिर अगर मैं बोलूं, अगर मैं इतना ज्यादा ना बोल के अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं दैट इज वेलोसिटी इन वाटर अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास, हाँ, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब यहाँ पर पहले W फिर G, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। पहले W फिर G, तो यानी हम इसे कैसे निकलेंगे? NGW, ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डन। एक और फॉर्मूला है इसके अलावा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का, तो आप दोनों का आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, दैट इज वाटर अपॉन में ग्लास, दैट इज NGW। तो ये भी उसी के बराबर है। ये अब आपका थर्ड फॉर्मूला है। क्या है? ये आपका तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको दोनों का वेलोसिटी नहीं गिवन, दोनों मीडियम की, बट अगर दोनों मीडियम का आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप दोनों का कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए, चौथा 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 है कि मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मान लीजिए लाइट है, लाइट आई, एंड ये जो लाइट थी वो वाटर से एंड ग्लास में गई है। ठीक है, तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लेट्स से आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है NWG आपको गिवन है, यानी लाइट वाटर टू ग्लास आपको गिवन है, दैट इज NGW आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे बोला गया कि आप ग्लास से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, यानी उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। ये बताइए कि अगर लाइट रे उल्टी होती, अगर लाइट रे ऐसे जा रही होती ग्लास से, अगर लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रही होती, तब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करना है आपको? दैट इज NGW इज इक्वल टू वन अपॉन में NWG। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आपको जिसको भी निकालना है दूसरा उसका वन अपॉन की वैल्यू है। यानी अगर आपको ये निकालना है तो इस मतलब इन शॉर्ट ये वाला जो नया वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पुराने वाले के रेसिप्रोकल है, वन अपॉन में। यानी अगर इसकी वैल्यू, मैं आपको समझाता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, नए वाले की, उल्टे वाले की 1/2। जस्ट रेसिप्रोकल करना है। तो ये आपका चौथा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है।
ठीक है। एंड फाइनली फास्ट बट मतलब फाइनल एक और लास्ट फॉर्मूला है, ये आप भली भांति समझ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा मैं आपको, मैंने जस्ट आपको बताया था स्नेल्स लॉ वाला, कि अगर मान लीजिए लाइट रे आ रही है, ये आपका वाटर है, ये आपका ग्लास है, ये वाला एंगल आपका आई है, ये वाला एंगल आपका आर है, तो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज व्हाट, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एन जी, या फिर आप कह सकते हैं एन जी डब्ल्यू, या फिर अगर आपने इसे मीडियम वन और इसे मीडियम टू माना हुआ है, तो इन दैट केस आप इसे लिख सकते हैं एन टू वन। तो ये भी आपका एक और फॉर्मूला बन गया। तो आपके कुल मिलाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 5 फॉर्मूले हैं एंड दैट्स इट। न्यूमेरिकल्स हम किसी और सीरीज में करेंगे, क्योंकि हमें फटाफट बस न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो फटाफट हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड, अब मेन चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी ये सारे फॉर्मूले टर्न बाय टर्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक आध हल्का फुल्का से न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको हल्का फुल्का अंदाजा होगा, फिर हम लेंस पे, स्फेरिकल लेंस पे डाइव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एंड न्यूमेरिकल से पहले एक चीज देख लेते हैं, दैट इज जैसे ये आपको आपकी टेबल, आपकी बुक की टेबल में सारी चीजें गिवन थी, दैट इज तो ये जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, दैट इज जैसे ये है और ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, दैट इज लगभग लगभग 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये है आपका एयर का आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ये अल्कोहल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कौन से वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ये उन अकेली चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल है ना बाबा, क्योंकि अकेली चीजों के हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने है एक घंघोर सा क्वेश्चन, और इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ो पहले तो एक बार पढ़ो, जो समझ में आए कोई बात नहीं, जो समझ में आए वो लिख दो गिवन में, जो नहीं समझ में आए फिर से पढ़ो, 2 बार पढ़ना है बस। तो सबसे पहले लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है भाई, ये तो हमें समझ में आया। पहला लॉ, किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ने का पहला लॉ, अगर तुम बना सकते हो उसका डायग्राम तो बना लो, ठीक है। तो ये पहला लॉ भाई, ये लाइट आई, ठीक है, ये एयर से किस में गई, ग्लास में गई, ठीक है भाई, ये लाइट आई एयर से ग्लास में गई है, ठीक है भाई, ऑब्वियसली टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, ओके। तो ये बोल रहा है कि इस पूरी लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर टू ग्लास का, यानी हमें गिवन है एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ए टू जी, हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 1.50। 1.50 क्या होता है, 1.5 ही हो गया ना, चलो। उसके बाद क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, वैक्यूम यानी एयर, लगभग वो एक ही बात है, ठीक है। तो एयर के अंदर हमें जो वेलोसिटी गिवन है, हमारे इसके अंदर जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है हमें v1 गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, अच्छा ग्लास के अंदर निकालनी, यानी v2 हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है, चलो जो दिया हुआ है वो लिख दो, जो पूछा है वो लिख दो। तो गिवन लिखते हैं, तो गिवन है हमारा, गिवन है हमारा, दैट इज v1 हमें गिवन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ए जी इज इक्वल टू 1.5, ये हमें गिवन है, ठीक है। और v2 निकालना है हमें, v2 इज इक्वल टू, हमें ये नहीं गिवन है, चलो ठीक है। तो एक बार v2 बस ये इतना करना है, तो जो भी है एक बार फटाफट करेंगे एंड फटाफट आंसर निकालेंगे। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, चलो ठीक है, जो गिवन था वो लिख दिया, जो पूछा था वो लिख दिया। अब आगे बात करते हैं। तो देखो भाई, फॉर्मूला आता है तो कर दोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं इसे v1 v2 ना लिख के मैं इसे va और vg लिख देता हूँ, ये ज्यादा इजी रहेगा ना। अच्छा फॉर्मूला क्या था, नॉर्मली फॉर्मूला था हमारा दैट इज v1 अपॉन में v2, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था n21, क्या फॉर्मूला था, n21। तो वही है, बस इस फॉर्मूले में चीजें पुट कर दो, तो यानी हमारा हो जाएगा va अपॉन में vg, यानी एयर टू ग्लास टू एन जी ए, ठीक है।
ग्लास टू एयर, सॉरी एयर टू ग्लास, सॉरी गलत हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं गिवन, हमें इसकी वैल्यू गिवन है, बस हम खत्म, वैल्यूज पुट करो, आंसर करो, इतना टाइम काहे को लगाना भाई। वी ए इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 गिवन है हमें, 10 की पावर 8, ठीक है। ओके, वी जी नहीं पता, वेलोसिटी इन क्लास नहीं पता, इज इक्वल टू 1.5 हमें ये गिवन है, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले इधर लाके मल्टीप्लाई, इसको पहले उधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड में लाएंगे। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ भाई, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ और इसको यहाँ ले आओ चुपचाप, ठीक है। अगले स्टेप में इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू में 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 अपॉन में हो जाएगा 1.5। तो इसे बस सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये जाएगा वीजी। तो इसे बस फटाफट सॉल्व कर दो। चलो, तो ये हो जाएगा 1.5। देखो 1.5 का दो गुना होता है 3, 1.5 का दो गुना 3 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर 8, 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई। तो देखो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। ये है हमारा पूरा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला, ये था पूरा क्वेश्चन, दैट्स इट। तो तुम्हें समझ में आ चुका। अच्छा, ये जो निकला, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था 1.5, ठीक है, ये कौन सा था, ये एब्सोल्यूट था, रिलेटिव था? ये रिलेटिव था क्योंकि ये दो चीजों का मिलकर थ्री दिया था, ये मतलब एयर एंड, वैसे ठीक है, एब्सोल्यूट ऐसे एब्सोल्यूट ही लग रहा था मुझे तो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे लेंसेज एंड स्फेरिकल लेंसेज, और इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए पूरा सारी चीजें हमारी क्लियर है, तो अब हम फटाफट लेंसेज कंप्लीट करेंगे एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद देख दो न्यूमेरिकल एंड देन दैट्स इट, चैप्टर खत्म। तो स्टार्ट करते हैं।